हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम वंस अगेन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईशिया नीति में। एंड दिस इज चंचल कुलदीप। तो हमने क्या है कि सेल बायोलॉजी जो स्टार्ट कर रखा है उसमें अब तक आपके पास जो 10 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। और जिसमें कि क्या है कि आपको सारे के सारे डिफरेंस चल ही रहे हैं हमारे। डिफरेंस आपको लग रहा होगा इन 5-6 लेक्चर हो गए, इतने डिफरेंस तो कभी आते नहीं। मैं आपसे एक बार 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 ये एक बात बोलता ही आ रहा हूँ कि डिफरेंस आपको सेल बायोलॉजी वाले नहीं पढ़ाए जा रहे। जितने भी डिफरेंस आपके 11th और 12th वाली जो एनसीईआरटी में दोनों जगह वो सारे के सारे डिफरेंस मैं आपको यहीं पर करवा रहा हूँ। लेकिन जब वहाँ पर वो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तब वो या तो डिफरेंस आपको एक बार रिवाइज करवा दिए जाएंगे, या फिर आपको वो जो चैप्टर क्या वो छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बड़ा हो रहा है तो वो छोटा होगा, सीधी सी बात। तो देखो आज मैंने क्या है कि थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा सा क्या था ज़्यादा, तो मैंने आपके लिए पहले देखो लिख रखा है। तो देखो मैंने पिछली क्लास तक आपको क्या बता दिया था। पिछली क्लास में देखते हैं झिल्लीबद्ध संरचनाएं, कि झिल्लीबद्ध संरचनाएं जो है उन उस पर बात की थी। प्रोकैरियोट्स में झिल्लीबद्ध संरचनाएं क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, लेकिन अपवास रूप को एक दो जगह पर झिल्लीबद्ध संरचनाएं उपस्थित, जैसे थाइलोकोड होती है। और जो यूकेरियोट्स उनमें झिल्लीबद्ध संरचनाएं उपस्थित होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल भी थे जिनके पास झिल्ली होती नहीं, जैसे कि सेंट्रियोल और सेंट्रियोल। ठीक है। तो आज देखो हम झिल्लीबद्ध संरचनाओं में क्या देखते हैं, हम डिफरेंस देते हैं कि किस में क्या पाई जाती है और किस में कौन सी नहीं पाई जाती। वो का वो पैटर्न चल रहा है, डिफरेंस यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो झिल्लीबद्ध संरचना में पहली संरचना देखते हैं हम, लाइसोसोम। देखो वैसे तो ये नाम जो आ रहे हैं इनको एक एक बार हमको डिटेल में आगे पढ़ना है यूकेरियोटिक सेल में। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे नहीं कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया यही माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया, नहीं, ये तो सिर्फ डिफरेंस के बेस पर देख रहे हैं। एक बार इसको हम डिटेल में पूरा का पूरा देंगे। एक लेक्चर पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया पर चलेगा, एक लेक्चर अलग से लाइसोसोम पर चलेगा। तो यहाँ तुम देख लें डिफरेंस के बेस पर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता हो इसमें कि क्या है कुछ, तो मैं थोड़ा बहुत तो समझा दूंगा, और जब पूरा लेक्चर अपलोड होगा इसका तो डिटेल में आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो पहले बात करते हैं लाइसोसोम की। तो देखो लाइस का मतलब ही क्या होता है, लाइस का मतलब तोड़ना या डाइजेस्ट करना। सोम का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो ऐसी बॉडी जो क्या करेगी, पाचन से संबंधित है, तोड़ने से संबंधित है। तो यूकेरियोट्स में तो पाई जाती है और प्रोकैरियोट्स में पाई नहीं जाएगी। लाइसोसोम प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, यूकेरियोट्स में होता है। ठीक है। अब देखिए क्या लिख रखा है, ये लाइसोसोम में लगभग सभी प्रकार के अम्लीय या जल अपघटनीय एंजाइम। जल अपघटनीय एंजाइम कौन से, जल अपघटन का मतलब कहता है ऐसा बॉन्ड जिसमें जल को जोड़ करके उसको तोड़ा जाता है। तो जल अपघटनीय का मतलब जिसमें जल की जरूरत होती है तोड़ने के लिए। यहाँ पर सीधे सीधे बात करें तो कौन से एंजाइम, पाचक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो लाइसोसोम है वो किससे संबंधित है, पाचन से संबंधित। क्या है, कोशिकांग। ठीक है। झिल्ली युक्त संरचना जिसमें क्या भरे रहते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम भरे रहते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कि पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। तो लाइसोसोम किससे संबंधित हुआ, पाचन से संबंधित हुआ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया भाई, लाइसोसोम यूकेरियोट से पाया जाता है और उसका संबंध किससे, डाइजेशन से। लेकिन प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम तो है ही नहीं, तो लेकिन उनमें भी तो डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन होगा तो फिर डाइजेशन करेगा कौन, लाइसोसोम तो उनमें है ही नहीं, तो डाइजेशन करेगा कौन। तो देखो फिर कौन करेगा, लाइसोसोम तो क्या एब्सेंट, लेकिन लाइसोसोम के समवर्ती। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एक तो होता है समजात और एक होता है समवर्ती। तो समवर्ती कौन सी संरचना होती है जिसका कार्य क्या हो, कार्य हो क्या, समान। तो ऐसी संरचनाओं क्या बोला जाता है, समवर्ती। और यानी कि उत्पत्ति क्या हो, सेम। ऐसी संरचनाओं क्या बोला जाता है, समजात, होमोलोगस। समजात को इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस, और समवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं एनालोगस। ठीक है। तो देखो लाइसोसोम के समवर्ती संरचना क्या, लाइसोसोम की जैसी संरचना कौन पाई जाती है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या पाई जाती है, पेरिप्लाज्मिक अवकाश पाया जाता है। अब पेरिप्लाज्मिक अवकाश क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली यूकेरियोट्स में तो वो एक दूसरे क्या होती है, पास पास होती है ऐसे। ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है, खाली जगह पाई जाती है, स्पेस पाया जाता है। तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा उसमें क्या भरे रहते हैं, पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। तो पाचक एंजाइम भरे रहेंगे तो वो किसके जैसे कार्य कर रहा है, लाइसोसोम के जैसे कार्य कर रहा है। तो लेकिन लाइसोसोम के समवर्ती से पेरिप्लाज्मिक अवकाश पाया जाता है जिसमें पाचक एंजाइम भरे
रहते हैं। तो यूकेरियोट्स में लाइसोसोम होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। लेकिन प्रोकैरियोट्स में डाइजेशन की प्रोसेस को करवाने के लिए अलग से क्या दे रखा है वहां पर, पेरिप्लाज्मिक अवकाश, जिसमें क्या बने रहेंगे, पाचक एंजाइम। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आएगा। अगली बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की, इसका नाम तो आप छोटी क्लासों से अच्छे से सुनते आ रहे हो। अगर सेल बायोलॉजी में कुछ आता भी नहीं हो तो आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया तो अच्छी तरह से आपको आता होगा, या इसका नाम तो आपने सुना होगा, क्या, शक्ति ग्रह। कोशिका क्या, कोशिका का क्या बोलते हैं इसको, शक्ति ग्रह। क्योंकि यहाँ पर किसका निर्माण होता है, एटीपी का, ऊर्जा के सिक्के, जिनका क्या होता है यहाँ पर निर्माण। तो वही बात की यूकेरियोट्स में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। अब यूकेरियोट्स में पाया जाता है तो इसका कुछ ना कुछ काम तो होता होगा ना, कुछ ना कुछ काम। क्या है वो काम, क्या होता है, ऑक्सीसवसन। काम क्या होता है, वो ऑक्सीसवसन होता है इनका। ऑक्सीसवसन के दौरान क्या करना, एटीपी का ऊर्जा, एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करना। अतः इसको सेल का क्या बोलते हैं, शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अरे किसी भी सेल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी ना कोई भी फंक्शन करना है, उसको कोई भी काम करना है, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एटीपी को बनाने का काम कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है एटीपी को बनाने का काम। अब ये एटीपी कैसे बनती है, क्या बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर तो देखेंगे हम कहाँ पर, सेल बायोलॉजी में। लेकिन ये एटीपी बनने की प्रोसेस कहाँ पर चलती है, तो प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है पादभूमि श्वसन, पादभूमि श्वसन, या उसका चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए था वैसे, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन होना चाहिए था। तो उस चैप्टर में ये पढ़ा जाता पूरी डिटेल से कि एटीपी का निर्माण कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे प्रोसेस चलती है, सारी की सारी। ठीक है, लेकिन इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर उनमें भी तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती होगी, प्रोकैरियोट्स भी तो काम करते हैं। तो फिर उनमें जो सारा का सारा फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, उसको चलवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से आती है, तो वो आती है कहाँ से, मीजोसोम। मीजोसोम का नाम जो पिछले लेक्चर में आया भी था, मीजोसोम क्या, जब आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था तब आया था ना कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी कोशिका झिल्ली क्या बनाती है, अंदर की तरफ अंतर्वलन बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। देखो एक बार मैं आपको समझाना चाहूँ कि मान लो कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे मुड़ करके क्या बनाती है, संरचना बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं उसको। समझ रहे हो बात को, ये जो मीजोसोम है, मीजोसोम है, इस पर क्या चलती है, श्वसन की प्रोसेस चलती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। तो वो जो काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, जो काम कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो काम प्रोकैरियोट्स में कहां पर चल रहा है, वो मीजोसोम पर चल रहा है। मतलब मीजोसोम किसके समवर्ती, माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती है। ठीक है, तो ये तो किसकी बात हुई, माइटोकॉन्ड्रिया की। आगे देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की, आगे देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। आगे हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो हरित लवक जो है वो यूकेरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। अब यूकेरियोट्स में पाया जाता है, उसका काम क्या होगा, काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम तो आपको अच्छी तरह से पता ही है, क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कहां पर चलती है, क्लोरोप्लास्ट में चलती है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता क्या है, फूड बनता है ग्लूकोज के रूप में, बनता ग्लूकोज के रूप में, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के रूप में किया जाता है, और उसको स्टोरेज जो है वो स्टार्च के रूप में किया जाता है। समझे कि नहीं बात, बनेगा ग्लूकोज के रूप में, जाएगा स्टार्च के रूप, सॉरी सुक्रोज के रूप में, लेकिन उसको स्टोर करके, संभाल करके, संजो करके किसके रूप में रखा जाएगा, स्टार्च के रूप में, पॉलीसेकेराइड के रूप में। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि यहां पर इसका मेन काम क्या होता है, फूड का निर्माण करना। ठीक है, लेकिन यहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर नहीं पाया जाता, जैसे क्लोरोप्लास्ट तो हमारे अंदर भी नहीं पाया जाता, तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरों से भोजन लेते हैं, प्लांट्स को तोड़ करके खा लेते हैं। तो हम कैसे दूसरे से भोजन ले रहे हैं। ठीक है, तो हम हेट्रोट्रोप है, जो दूसरों से भोजन लेता है उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोप बोलते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, दूसरों से फूड लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया बहुत क्या स्वाभिमानी टाइप के होते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहना नहीं चाहते। तो उनके अंदर भी क्या रहती है, वो खुद क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। फूड बनाते हैं वो,
लेकिन उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अब फूड कहीं ना कहीं से तो बनता होगा ना, जैसे यहाँ पर फूड किस में बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है, वैसे ही इनमें किन में ओनली किसकी बात चल रही है, ओनली प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट्स की, मतलब उन्हीं में जिसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में हरित लौह के संवर्ती क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होता है, पिछली वीडियो में आ गया ना, वैसे ही मीजोसोम के जैसे अंतर्वलन पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। ठीक है, जहां पर क्या लगे रहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लगे रहते हैं, तो क्रोमेटोफोर पर क्या चलेगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलेगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलेगी तो क्या बनेगा, फूड। तो अपना फूड जो इन्होंने खुद ने बनाया। ठीक है, तो सिर्फ किस में पाया जाएगा ये, जो प्रोकैरियोट्स क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। ठीक है, बात यहां तक समझ में आया। अब जो चौथा डिफरेंस है, झिल्ली युक्त संरचना चौथी कौन सी, वैक्यूल रिक्तिका। रिक्तिका है वैक्यूल रिक्तिका। तो रिक्तिका किसको बोलते हैं, एक झिल्ली से गिरी हुई कोई भी संरचना जिसमें कुछ भी रिजर्वायर जो सेल के लिए क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो सारे के सारे इसमें क्या रहते हैं, भरे रहते हैं। तो देखो प्रोकैरियोट्स में क्या पाई जाती है, सिर्फ गैस रिक्तिका उपस्थित होती है। कौन सी रिक्तिका, गैस रिक्तिका प्रेजेंट होती है। अब गैस रिक्तिका का काम क्या है, गैस रिक्तिका उन प्रोकैरियोट्स में या उन बैक्टीरिया में पाई जाएगी जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस करेंगे और वो जल में रहेंगे, तो जल में जो प्रकाश आएगा वो तो जल की ऊपरी सतह पर आएगा, तो उनको जो प्रकाश लेने के लिए, लाइट लेने के लिए कहां पर आना पड़ेगा, जल की ऊपरी सतह पर आने पड़ेगा। इसलिए उनके अंदर क्या पाई जाती है, गैस रिक्तिका पाई जाती है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया फ्लोट करके कहां पर आ जाते हैं, प्रकाश की जो जो वाटर बॉडी है उसकी सतह पर आ जाएंगे और क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रोकैरियोट्स में क्या पाया जाता है, केवल गैस रिक्तिका की उपस्थिति होती है, जैसे कि कौन कौन, बीज, ये ब्लू ग्रीन एल्गी और सल्फर बैक्टीरिया। ये कैसे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये दूसरे वाले जो है यूकैरियोट्स, इनमें गैस रिक्तिका तो एब्सेंट रहती है, लेकिन अलग टाइप की रिक्तिका, जैसे कि प्लांट्स में तो कौन सी रिक्ति रहेगी, रस रिक्तिका। ये पढ़ेंगे हम डिटेल में, रस रिक्तिका क्या है, क्या पाया जाता है इसके अंदर सारा का सारा। अमीबा में क्या पाया जाती है, संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसको बोलते हैं सेप वैक्यूल इंग्लिश में, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का एनसीईआरटी में एक जिक्र भी कर रखा है कि इसका मेन काम क्या होता है, ये उत्सर्जन में या फिर प्रासरण नियमन में क्या होती है, सहायक। और पैरामीशिया में कौन सी रिक्तिका पाई जाती है, खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल। तो हमने कितनी संरचना देख ली, झिल्लीबद्ध 4 संरचना देख ली, उनमें डिफरेंस भी देख लिया। तो मैं साइड में हट जाता हूँ, आप पॉज करो इसको और नोट करो। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो देखो जो अगले जो डिफरेंस बच रहे हैं, बस लास्ट डिफरेंस है, आखिरी में आ गए हम, इसके बाद में डिफरेंस क्या हो जाएगा, खत्म। राइबोसोम, यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम पाया जाता है। मतलब ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है। लेकिन डिफरेंस किस बात का है कि यूकैरियोट्स में तो 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब राइबोसोम क्या है, क्या काम होता है, 70S क्या है, 80S क्या है, ये सारा हम डिटेल में देखने वाले हैं राइबोसोम जब टॉपिक आएगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, इनमें 70S और 80S, और इसमें सिर्फ कौन सा, 70S। ठीक है, अब साइक्लोसिस, यूकैरियोट्स में साइक्लोसिस पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में साइक्लोसिस नहीं पाया जाता। लेकिन मैं बता दूं कि साइक्लोसिस क्या होता है। मान लो कि यूकैरियोट्स की सेल है, तो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो अंदर ही अंदर कैसे रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, तो इस मूवमेंट को क्या बोलता है, साइक्लोसिस। तो यूकैरियोट का जो साइटोप्लाज्म है वो साइक्लोसिस मूवमेंट दर्शाता है और प्रोकैरियोट्स का नहीं दर्शाता। और प्लोइडी लेवल की बात करें आगे हम, कि प्लोइडी लेवल की जब बात करें आगे, तो वैसे तो जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइडी लेवल पाया जाता है किन में, यूकैरियोट्स में। अगर क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट है तो उसको बोला जाता है हैप्लॉइड, 2 सेट है तो उसको बोला जाता है डिप्लॉइड, और 2 से ज्यादा तो उसको बोला जाता है पॉलीप्लॉइड, बहुगुणिता। जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, 46 में से ये 1 2 3 4 ऐसे करके कितने हो गए, 23 हो गए। इन्हीं की जैसे एग्जैक्ट इनके सामने रहते हैं 4 5 6 ऐसे करके 23। तो ये क्या है, क्रोमोसोम का एक सेट तो ये, और ये दूसरा उसी की जैसा 2 सेट ये। तो हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने, 46 है, लेकिन सेट कितने, 2। तो क्या हो गया, हम डिप्लॉइड।
डिप्लॉइड। अगर ऐसे दो से ज्यादा सेट होंगे तब को उसको क्या बोला जाएगा, पॉलीप्लॉइड। अगर एक ही सेट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, हैप्लॉइड। और जो प्रोकैरियोट्स है उनमें सिर्फ कैसे प्लॉइडी लेवल पाया जाता है, हैप्लॉइड पाया जाता है। समझे बात को। साइटोस्केलेटल यूकेरियोट्स में होता है और प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। साइटोस्केलेटल क्या होता है, कोशिका कंकाल, मतलब जो कोशिका को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। अब ये साइटोस्केलेटल किसका बना होता है, ये बना होता है कि माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट का। और कुछ हद तक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी साइटोस्केलेटल बनाने में क्या करती है, सहायता। तो साइटोस्केलेटल यूकेरियोट्स में तो पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का प्रकार यूकेरियोट्स में समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस, तीनों टाइप का देखने मिलेगा आपको। और जो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ कौन सा सेल डिवीजन देखने मिलता है, एमाइटोसिस। समझ गए कैसे होता है, क्या होता है सेल डिवीजन, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। और ये जो डिफरेंस है आरई वाला, पता था ना, सारे के सारे डिफरेंस यही पर करवा दिए जाएंगे आपको। आरई वाला, आरई की फुल फॉर्म में रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये 12th क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें एक यूनिट आएगी बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वहां पर ये एंजाइम क्या होता है, ये एंजाइम क्या होता है, डीएनए को काटता है और डीएनए को स्पेशल सीक्वेंस से काटता है जिनको बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने जो शायद वो बायोटेक वाला चैप्टर पढ़ लिया उनको तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा जिन्होंने, वो याद रखे कि यूकेरियोट्स में तो रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज नहीं पाया जाता और प्रोकैरियोट्स में पाया जाता। और इसकी जो रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज की खोज भी है वो बैक्टीरिया से हुई थी, ठीक है बात। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन यूकेरियोट्स तो नहीं कर पाते लेकिन प्रोकैरियोट्स कर पाते हैं। और आखिरी में आ रहा है फिर कौन, फ्लैजिला, कसाबिका। कसाबिका क्या होती है, कसाबिका क्या होता है कि एक लंबी धागे की जैसी संरचना होती है, सेल है तो एक लंबी धागे की जैसी संरचना है जो क्या करती है, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। तो वो यूकेरियोट्स में तो किसकी बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। और प्रोकैरियोट्स में वो किसकी बनी होती है, सॉरी यूकेरियोट्स में तो किसकी बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। लेकिन ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर कैसी व्यवस्था पाई जाती है, 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। समझ गए। अगर 9+2 अरेंजमेंट क्या है, चैप्टर में आएगा ये फ्लैजिला वाला, तब आपको समझ में आ जाएगा। और प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला किसकी बनी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन की। और यहाँ पर 9+2 का अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। तो ये जो सारे के सारे डिफरेंस थे सेल के यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स वाले, वो मैंने अच्छी तरह से देख लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आएगा और सारे के सारे डिफरेंस भी आपको समझ में आए होंगे। 5-6 लेक्चर तो डिफरेंस के हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे और उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल को। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।